हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स लॉ का फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, देखिए कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक चीज समझ के चलो, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं तो डेफिनेशंस, खास करके लॉ की अगर हम बात करें, अगर हम लॉ की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशंस, ठीक है जी, और प्लस सोर्सेज, मतलब बीच बीच में आपको जो एक्ट कौन से यूज होंगे, रूल्स कौन से यूज होंगे, है ना, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप इनकम टैक्स लॉ कर रहे हो, चैप्टर में आपको करवा रहा हूँ, अब बीच में रूल्स का भी इस्तेमाल होगा, एक्ट का भी इस्तेमाल होगा, नोटिफिकेशंस का भी इस्तेमाल होगा, सर्कुलर्स का भी इस्तेमाल होगा, तो आपको हर चीज़ पहले ही एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक तो जरूर जानकारी होनी चाहिए ना, कि भाई नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है ना। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, रूल्स, अगर एक्ट बनाए हैं तो रूल क्यों बनाए हैं भाई, है ना। तो इन सभी चीज़ों की हमारे पास एटलीस्ट बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक क्या मतलब, पता होना चाहिए हमें एक्ट करने से पहले कोई भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा चैप्टर है एक्चुअली में। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं इन इंडिया गवर्नड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब जो इंडिया में, जैसे हर देश में इनकम टैक्स लिया जाता है ना, एक कुछ अपना एक्सेप्शनल कंट्रीज को छोड़ के, है ना, आप कह सकते हो कि इंडिया में भी इनकम टैक्स लॉ है जैसे बाकी देशों में है। अब इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है उसको गवर्न कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उसको गवर्न कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी। अब ये कहते फोर्स में कब से आ गया, कहते ये 1 अप्रैल 1962 से कम्स इनटू द फोर्स। अब इसमें कुल मिला के सेक्शंस, जैसे हर लॉ में आप पढ़ते हो, कंपनी लॉ में पढ़ते हो, है ना, कहते कुल मिला के इसके 298 सेक्शंस हैं, 14 आपके स्केड्यूल्स हैं। ठीक है जी, आपके इनकम टैक्स में कुल मिला के 298 सेक्शंस हैं और कुल मिला के 14 स्केड्यूल्स हैं। कहते अगर, अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया, अब आपने देखा होगा हर साल चेंजेस आती हैं, हर साल चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस को अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है, उन चेंजेस को अमेंडमेंट बोला जाता है। अब अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट किसके थ्रू, डायरेक्टली एक्ट में की जाती हैं, लाई जाती हैं, जी नहीं। जो अमेंडमेंट हैं मतलब चेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं वो किसके थ्रू लाई जाती हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है जी, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट क्या होता है इसके बाद हमने वही पढ़ना है। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट में जो भी चेंजेस होंगी वो किसके थ्रू होंगी, फाइनेंस एक्ट के थ्रू होंगी। ठीक, अब कहते हैं इनकम टैक्स में है क्या, जो हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें है क्या। कहते हैं बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि टैक्सेबल इनकम किसी भी पर्सन की कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बताया गया है, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है उसके बारे में बताया गया है, और प्रोसीजर क्या है असेसमेंट का। असेसमेंट से मतलब यहाँ पर क्या होता है, असेसमेंट से मतलब होता है कि भाई इनकम कैलकुलेट करना, असेस करना, डिटरमाइन करना, है ना, डिटर्मिनेशन ही कह सकते हो, है ना। उसके बाद अगर कोई बंदा अपील करना चाहता है, असेसमेंट कर दी इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो असेसमेंट से आप संतुष्ट नहीं हो, उस असेसमेंट से आप संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो कि भाई जो असेसमेंट हुई है उसमें टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा निकाली है हमारी, ठीक है जी, टैक्स की डिमांड करी है या रिफंड हमारा बनता था, जितना बनता था, जितना बनता था उससे ज़्यादा की डिमांड की गई है।
ठीक है जी, या रिफंड जितना बनता था उससे ज़्यादा की डिमांड की गई, ओह सॉरी, परमिट किया गया है हमें, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अपील कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, है ना, किसको कर सकते हो, ये सारा कुछ भी इसी में ही बताया होगा। पेनल्टीज, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, कि भाई अगर हमने ये काम ना किया, रिटर्न सही समय पर नहीं भरी, ठीक है जी, टैक्स डिपॉजिट सही समय पर नहीं करवाया, है ना, नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन कह दो आप, या फिर कोई नोटिस आया, नोटिस आया डिपार्टमेंट का आपको, नोटिस का आपने कहा छोड़ो परा, है ना, तो रिप्लाई नहीं किया अगर आपने, तो उस नोटिस का रिप्लाई ना करने पर क्या क्या आपको भुगतना पड़ सकता है ना, क्या आपको पेनल्टीज भुगतनी पड़ सकती हैं, क्या आपको प्रोसिक्यूशंस का नुक्स फेस करना पड़ सकता है, ये सब कुछ किस में बताया होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या क्या होगा कि इनकम डिटरमाइन कैसे करनी है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, असेसमेंट हो गई, अपील हो गई, है ना, और पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, ये सब चीज़ें हमारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आएंगी। ठीक है जी, ये प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने अभी जिक्र किया फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 समझते वक्त फाइनेंस एक्ट के बारे में। आपने देखा होगा हर साल बजट पास होता है, उसमें एक फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर एक टैची सी लेकर आते हैं, है ना, दिखाते हैं, है ना, फिर वही वही फोटो जो है, पोज जो है एक्चुअली में, ठीक है, फ्रंट पेज पे छपता है ना, कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया फाइनेंस बिल। ठीक है जी, तो वो बिल में होता क्या है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, कोई नई प्रोविजंस लेकर आए, नए रूल्स लेकर आए। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है, अब उस एक्चुअली में जो अमेंडमेंट होती हैं, फाइनेंस बिल होता है जो, उसमें दो तरीके के टैक्सेस आपको पता है होते हैं, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं हमारे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बहुत सिंपल सी एग्जांपल है यही जो हम पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट की क्या हो गई, पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, अब जीएसटी एंड कस्टम है, वैसे तो अभी भी है, एक्साइज भी है, वैट भी है ना, पता ही है आपको, एक्साइज वैट जो है सिर्फ पेट्रोल डीजल वगैरह पे लगता है, या कुछ सेलेक्ट, जैसे अपना शराब लगा लीजिए, अल्कोहल लगा लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है उस पर्सन से जिस पर्सन की ऑब्लिगेशन है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो क्या है, उसी पर्सन से चार्ज किया जाता है जिसकी ऑब्लिगेशन है। मैंने इनकम अर्न की है तो मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ऑब्लिगेशन मेरी है, कमाई मैंने की है, पैसा मैंने कमाया है, इनकम मैंने अर्न की है, तो टैक्स भी मुझे देना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। दूसरी चीज, पहली बात तो टैक्स वर्ड कहाँ से आया, टैक्स का मतलब ही क्या होता है ना, टैक्स
जो होता है वो एक कंपल्सरी इम्प्लीकेशन होती है। टैक्स एक कंपल्सरी इम्प्लीकेशन होती है जिसमें क्या है, कोई किसी तरीके की चॉइस नहीं है टू पे और नॉट टू पे, है ना। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी इम्प्लीकेशन है जो क्या है, आप अगर एक एक्टिविटी करोगे तो उस एक्टिविटी के करने पर आपको एक मॉनेटरी पेमेंट करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, टैक्स। ठीक है जी। अब वो टैक्स डायरेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इनडायरेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए, डायरेक्ट की सबसे पहले अगर हम बात करें, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो किस पे लग रहा है, इनकम पे। अब एक बंदा, कमाई नहीं है एक बंदे की, कमा ही नहीं रहा, तो इसको इनकम टैक्स भी नहीं देना, है ना। अगर एक बंदा इनकम अर्न ही नहीं कर रहा, उसको इनकम टैक्स भी नहीं देना। एक बंदा इनकम अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, उसको उस हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए, अब कपिल शर्मा जैसे बंदे को देख लो, है ना। जब एक एक समय होगा कि वो बिल्कुल तकरीबन तकरीबन ना के कर इनकम होगी उसकी, फिर धीरे 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 करते करते उसकी कुछ ही सालों में, है ना, करोड़ों में टैक्स लाइबिलिटी हो गई। इनकम टैक्स, इनकम नहीं, इनकम टैक्स लाइबिलिटी करोड़ों में हो गई। वो कैसे, इनकम बढ़ी तो इनकम टैक्स भी बढ़ गया। सॉरी। मतलब आप कह सकते हो कि भाई, इनकम और इनकम टैक्स में यहां पर डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। और पहली बात तो, जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्टली उसी पर्सन से चार्ज किया जाएगा जिसकी ऑब्लिगेशन है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में आप एग्जांपल ले लीजिए जीएसटी की। ठीक है जी। जीएसटी की एग्जांपल ले लीजिए। अब मान लीजिए, ये एक छोटी सी एग्जांपल से चलते हैं। मैंने हाइलाइटर बाय किया, ठीक है जी। ग्रीन कलर है इसलिए उड़ गया, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेटर मैंने बाय किया, कैलकुलेटर बाय करने पर अब मैंने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार को पैसे दिए। अब उस दुकानदार ने इस कैलकुलेटर की जो मेरे से वैल्यू चार्ज करी, इस कैलकुलेटर की वैल्यू में जीएसटी भी इंक्लूड होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी। अब हुआ क्या, मैंने दुकानदार को पे किया, दुकानदार सरकार को पे करेगा। ऑब्लिगेशन तो मेरी थी, मैं दुकानदार को पे कर रहा हूं। देखा जाए तो जेब किसकी कटी, मेरी जेब कटी, है ना। जेब मेरी कटी। अब पे कौन करेगा, सरकार को डीलर पे करेगा, है ना। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है उस पर्सन से जो क्या है, डायरेक्टली सॉरी लाइबल टू पे टैक्स है। जैसे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को सुना होगा कहते हुए अपने भाषण के दौरान कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि भाई हम गरीब जो तबका है उसको लगता है कि मैं टैक्स नहीं पे कर रहा। कहते नहीं जी, आप टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि हर चीज के ऊपर टैक्स है। कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, है ना, खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे टैक्स है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। नाम पहले अलग अलग हुआ करते थे, वैट, सीएसटी, कस्टम, एक्साइज, है ना, सर्विस टैक्स। अब मेजोरिटी खत्म करके एक ही ले आया गया है, जीएसटी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो कस्टम पहले भी था, वो अभी भी है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो उस पर्सन से चार्ज किया जा रहा है इनडायरेक्टली, जो क्या है लाइबल टू पे है। ठीक है जी। इनडायरेक्टली चार्ज किया जा रहा है उस पर्सन से जो क्या है लाइबल टू पे है। अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है
सीबीडीटी करता है, सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स की कौन करता है जी? सीबीआईसी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आई का मतलब क्या है यहां पर? फुल फॉर्म चलिए मैं लिख ही देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने शायद ना आपने पढ़ने में गलती कर दी, या फिर आप बता गलत रहे हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो कस्टम ऑलरेडी इंक्लूड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो कस्टम ऑलरेडी इंक्लूड होना चाहिए, तो दोबारा नाम कस्टम का अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली में देखिए पहले हुआ करता था सीबीईसी, इस बोर्ड का नाम पहले फुल फॉर्म हुआ करते, सॉरी शॉर्ट फॉर्म हुआ करते थे सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। एक्साइज डिपार्टमेंट में सर्विस टैक्स और एक्साइज हुआ करता था, एक्साइज डिपार्टमेंट में कस्टम डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था। ठीक है जी। और जो वैट है, वैट तो आपको पता है स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, वो सेंट्रल लेवल का टैक्स नहीं हुआ करता था। सीएसटी वो भी, वो अलग था, अलग एक्ट था। ठीक है। तो इसलिए पहले इस बोर्ड का नाम हुआ करता था सीबीईसी। अब इन्होंने नाम ज़्यादा ना चेंज करने के चक्कर में नाम का सेंस ही बदल दिया, सीबीआईसी कर दिया। अब की बात नहीं, मतलब जब जीएसटी आया था नया नया, उसके बाद उन्होंने बोर्ड का जस्ट नाम हल्का सा क्या चेंज किया, ईसी की ई की जगह पे आई लगा दिया। अब उन्होंने उस समय पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि भाई आई में इनडायरेक्ट टैक्स आपने जब लिख दिया है ना, आई लिख ही दिया है, अब सीबीआई भी नहीं लिख सकते, इसलिए शायद, है ना। तो ये कहानी भी हो सकती है कि भाई सीबीआई थोड़ी ना है, तो इसलिए उन्होंने सीबीआईसी कर दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है जी। तो डायरेक्ट टैक्स को कौन एडमिन करता है? डायरेक्ट टैक्स को एडमिन करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट को कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। चलिए, अब इतना आपको पता लग गया टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स लॉ है वो आपको पता लग गया। ठीक है। उसके बाद जीएसटी कस्टम कौन सा लॉ है, वो आप कौन सा टैक्स है वो आपको पता लग गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपने पढ़ लिया कि इनकम टैक्स 1961 जो है वो गवर्न करता है इनकम टैक्स लॉ को इंडिया में, है ना। मतलब इनकम टैक्स लॉ को इंडिया में कौन गवर्न करता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया कब जी? 1 अप्रैल 1962 को आया। ठीक है। इसमें कुल मिला के 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस आती हैं, अमेंडमेंट आती हैं, डायरेक्टली नहीं आती, किसके थ्रू आती हैं जी? फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट में है क्या? इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग इनकम डिटरमाइन करते हैं, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, असेसमेंट होती है, अगर असेसमेंट गलत है तो अपील वगैरह होगी, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज, ये सब कुछ, सब प्रोविज़न जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आती हैं। अब हमने एक नाम सुना जिसका जो था, सॉरी, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट, अब फाइनेंस एक्ट की वजह से ही तो इतनी बड़ी कहानी चली थी आगे, है ना। फाइनेंस एक्ट की वजह से तो आगे हम ये सारी रामकथा आपको सुना रहा था। फाइनेंस एक्ट मैंने बताया आपको, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस बजट पास करते हैं। ठीक है जी। फाइनेंस बिल पास करते हैं, बजट पास करते हैं, तो उसी को, उसी के थ्रू ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस लाई जाती हैं। अब देखिए ना, जो
फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल पेश करते हैं। अब उस बिल पे हम आ चुके हैं फाइनेंस एक्ट पे, है ना। अब आपने प्रैक्टिकली अगर कभी भी थोड़ा बहुत टीवी देखा है इस चीज़ के ऊपर, जब बजट का सेशन होता है ना, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में आते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। दोनों में जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं, दोनों को ही मेंबर पर सॉरी दोनों को ही मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी। दोनों को ही मेंबर पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है जी। अब जो लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट बैठे होते हैं वो हमारे द्वारा, मतलब हम डायरेक्टली, आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं उसको उनको वोट करके चूज़ करते हैं, है ना। और वो जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वही उनमें से एक चूज़ किया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। मेंबर पार्लियामेंट और दूसरे होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में राज्यसभा में हम डायरेक्टली चूज़ नहीं करते। राज्यसभा में जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट, जैसे मान लीजिए पंजाब है हमारा, पंजाब में से जिस भी स्टेट की जिस भी पार्टी की सरकार है, उन पार्टी की तरफ से कुछ पर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं। उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू वो मेंबर पार्लियामेंट चूज़ किए जाते हैं। उसको हम डायरेक्टली चूज़ नहीं, उनको डायरेक्टली वोट नहीं करते। कहने का मतलब, हमने तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोट की थी, है ना, राज्य सरकार बनाने के लिए। अब उन्होंने ही आगे फिर वहाँ पर भी वोटिंग प्रोसीजर के थ्रू एज ए मेंबर पार्लियामेंट भेज दिया गया। अब आगे चलते हैं। अब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है उस बिल के ऊपर, फाइनेंस बिल के ऊपर दोनों हाउसेज में चर्चा होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है जी। बिल पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है जी। उसके ऊपर चर्चा होती है, कोई भी मान लीजिए चेंजेस, बदलाव लेकर आए, अपोजिशन जो लीडिंग पार्टी है, लीडिंग और जो सरकार में है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बिल लेकर आए, फाइनेंस मिनिस्टर बिल लेकर आए, पेश किया, उन्होंने सुनाया। जो उनको अपोजिशन है उनको जो कुछ कमियां लगी उन्होंने बताई, और एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने समय समय अपना अलग वो ली जाती हैं, ठीक है, चर्चा सारी की जाती है इन चीज़ों के ऊपर। फिर उसके बाद फाइनली फाइनेंस बिल जो है वो, है ना, वो एप्लीकेबल हो जाता है ना। तो फिर जब फाइनल हो जाता है, डिस्कशन होने के बाद हो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है जी। तो फिर वो बिल जो है वो फाइनली एक्ट का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। वो डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाता है पूरे देश में 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से, ठीक है जी, पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अब देखो, फाइनेंस मिनिस्टर दिस एज फाइनेंस बिल इन द प्रेजेंट दिस एज फाइनेंस बिल इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वो मैंने आपको बताया ही, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी। उसके बाद पहले हम डी पॉइंट पढ़ेंगे। वन सॉरी वंस द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, जैसे मैंने बोला ही आपको कि एक बार जब फाइनेंस बिल जो है वो अप्रूव हो गया पार्लियामेंट में एक बार अप्रूव हो गया, एंड गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स अ फाइनेंस एक्ट, है ना। पहले वो बिल था, जब डिस्कशन हो गई, सिग्नेचर हो गए प्रेसिडेंट साहब के, तो फिर वो क्या बन गया, एक्ट बन गया, फाइनेंस एक्ट बन गया। अब कहते हैं इसमें है क्या क्या। फाइनेंस एक्ट में एक मोटी मोटी चीज तो मैंने बता ही दी आपको, है ना, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, जो भी एक्ट एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें बदलाव, जो जो बदलाव हुए हैं वो इसमें बताए जाएंगे।
अब देखिए कहते हैं इसके दो पार्ट हैं, इसके मतलब फाइनेंस एक्ट के दो पार्ट हैं, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में कहते हैं प्रपोज्ड पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की फिस्कल एरियाज में, प्रपोज्ड पॉलिसी, और बी में डिटेल टैक्स प्रपोजल्स होते हैं। ठीक है जी। ए पार्ट में प्रपोज टैक्स पॉलिसी, प्रपोज टैक्स पॉलिसीज होंगी और डिटेल्ड बी पार्ट में होंगी। उसके बाद कहते हैं जो रेट ऑफ टैक्स है कि भाई किस इनकम पे या कितनी इनकम पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, या कोई स्पेसिफिक इनकम है उस पर रेट ऑफ टैक्स इतना होगा, तो कहते हैं रेट ऑफ टैक्स एट विच इनकम शैल बी चार्ज इज प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। रेट ऑफ टैक्स जो हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं, शेड्यूल 1 में बताए गए हैं। ठीक है जी, रेट ऑफ टैक्स जो हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं, शेड्यूल 1 में बताए गए हैं फाइनेंस एक्ट के, कि किस रेट पे इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी, किस रेट ऑफ टैक्स पे इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी, ये कहाँ पर बताया गया है, शेड्यूल 1 में। अगली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइनेंस एक्ट क्या करता है, चेंजेस लेकर आता है, अमेंडमेंट लेकर आता है। इसमें दोनों लॉज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है जी, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, वेल्थ टैक्स का इसका इसलिए नाम मैंने आपको नहीं लिया क्योंकि वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है बहुत समय पहले ही, तो है ना, तो मरे हुए मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, जिस चीज जो चीज़ है ही नहीं आपको। वेल्थ टैक्स एक्चुअली में क्या होता था, वेल्थ के ऊपर लगा करता था, संपत्ति, कि अगर इतने से ज़्यादा संपत्ति है किसी इंडिविजुअल की तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फाइनेंस एक्ट, डन। चलिए आगे चलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं जी, रूल्स एक्चुअली में जो होते हैं वो एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं। रूल्स जो हैं ज्यादातर एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते हैं। कैसी मदद, अब देखिए अगर सारा कुछ ही एक्ट में हो जाएगा तो एक्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, पहली बात कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। खास करके अगर आप देखोगे ना, रूल्स जो होते हैं वो ज्यादातर प्रोसीजरल काम जो होते हैं ना, प्रोसीजरल मतलब एक घिसा पिटा वही प्रोसीजर चली जा रहा है ना। मान लीजिए आपको इनकम टैक्स रिफंड लेना है, ठीक है, या फिर आपको अपील करनी है, या फिर कोई भी चीजें हैं, है ना, रिटर्न फाइल करनी है, उसका फॉर्म क्या होगा। ठीक है जी, तो अपील क्या है, अपील की फॉर्म क्या है, आप कौन कौन कर सकता है ना, वो सारे जो प्रोसीजरल काम होते हैं ना, प्रोसीजरल, वो ज्यादातर रूल्स में होते हैं। ठीक है जी, कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का, वो मैंने आपको पहले ही बताया किसके हाथों में है, जो प्रशासन है डायरेक्ट टैक्स का वो सीबीडीटी के हाथों में है। सेक्शन 295 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पावर देता है टू फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। मतलब हमारा 295 नंबर जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का, ये सीबीडीटी को पावर देता है कि वो समय समय पर क्या कर सकते हैं, रूल फ्रेम कर सकते हैं। कोई रूल बनाने की अगर लगता है आवश्यकता है तो समय समय पर उसको बना भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उद्देश्य पूरा करने के लिए एक्ट का, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए समय समय पर रूल बना सकता है। कौन, सीबीडीटी। ठीक है जी, सीबीडीटी। अब जैसे मैंने आपको बताया सभी फॉर्म, सभी प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशंस, कि भाई सैलरी किसी पर्सन की कैसे वैल्यूएशन करनी है, जैसे आरएफए है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, हाउस एंड अलाउंस है, मतलब ये वैल्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा,
है ना, कि कैसे अपना किस तरीके से वैल्यूएशन हो सकती है, वो सारी प्रोसीजरल काम जो है वो कहाँ पर है, इनकम टैक्स रूल्स में मेंशन है। ठीक है जी। प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट आर प्रोवाइडेड इन द रूल फ्रेम बाय द सीबीडीटी, है ना। कोई भी फॉर्म, प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, है ना, कि वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ें कहाँ पर बताई गई हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं इनकम टैक्स रूल्स में, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सिंपल तौर पे, साधारण तौर पे, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है सीबी डायरेक्ट टैक्स का, वो कौन करता है, सीबीडीटी। इनकम टैक्स रूल्स में क्या है, इनकम टैक्स रूल्स में सभी फॉर्म्स, प्रोसीजर्स, है ना, और वैल्यूएशन प्रिंसिपल बताए गए हैं कि किस तरीके से जो किसी भी इनकम की वैल्यूएशन करनी है, कोई भी प्रोसीजर है, उसके बारे में डिटेल सब कुछ मेंशन है कहाँ पर, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में। और सेक्शन 295 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, ये सीबीडीटी को पावर देता है कि वो समय समय पर जब चाहे रूल फ्रेम कर सकती है। सीबीडीटी रूल फ्रेम कर सकती है प्रॉपर और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो एक्ट है उसका पर्पस फुलफिल करने के लिए, एक्ट का पर्पस फुलफिल करने के लिए क्या कर सकती है, समय पर आवश्यकता के अनुसार रूल फ्रेम कर सकती है। ठीक, आगे चलते हैं जी। ये हो गया जी एक्ट, फाइनेंस एक्ट, रूल्स। ठीक, अब आगे चलते हैं जी सर्कुलर। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस, सर्कुलर और नोटिफिकेशन कहते हैं सेक्शन 119 की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीबीडीटी समय समय पर सर्कुलर जारी कर सकती है, नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीबीडीटी एज पर द सेक्शन 119 क्या कर सकती है, समय समय पर चाहे तो सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। ठीक है जी। अब कहते हैं सर्कुलर में होता क्या है, पहली बात तो अब क्या हुआ कई बार क्या होता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आई, एक्ट में चेंजेस आई, सपोज कीजिए इनकम टैक्स की किसी सेक्शन में चेंज आई, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है या क्लियर नहीं हो रहा कि एक्चुअली में है क्या, ये प्रोविजन कहना, चेंज जो आई है, बदलाव जो आया है, अमेंडमेंट जो आई है, ये कहना क्या चाहती है। तो उसके लिए कई बार क्या है, सर्कुलर जारी किया जाता है, इसलिए टू क्लैरिफाई द डाउट्स, क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, है ना, कि भाई ये जो प्रोविजन हम लाए हैं, इस प्रोविजन के बारे में ये क्लैरिटी है। ठीक है जी। जैसे आपने यार देखा होगा, बहुत समय समय पर आपकी इंस्टीट्यूट जो है वो समय समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू, आपको तो नोटिफिकेशन के थ्रू, है ना, बताया जाता है ना कि ऐसे है आपको फॉर्म तब भरना है ना, एग्ज़ाम फॉर्म की ये लास्ट डेट है, एक्सटेंड करी जा रही हैं, तो वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। अब ये जो सर्कुलर्स है, सॉरी, ये कहते मेनली किसके लिए हैं, ऑफिसर्स के लिए और असेसीज के लिए है। सर्कुलर जो है वो गाइडेंस का काम करते हैं, किसके लिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और असेसी हैं। असेसी क्या होता है, अगले चैप्टर में हम लोग समझ लेंगे असेसी की डेफिनेशन भी। ठीक है जी। असेसी और ऑफिसर्स के लिए ये सर्कुलर जारी होते हैं। ठीक, और गाइडेंस का काम करते हैं। गाइडेंस मीन्स इनको देख के ही, इन सर्कुलर्स को देखते हुए ही प्रोसीजर जो काम है वो किया, मतलब प्रोविजन जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक, कहते ये जी ध्यान से समझना, डी पॉइंट, इसलिए मैंने रेड कलर से, ठीक है जी, अंडरलाइन कर रखी है। दीज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द एओ,
ये जो सर्कुलर्स जारी होते हैं, कहते हैं ये एओ के ऊपर बाइंडिंग तो हैं, बट नॉट ऑन द असेसीज एंड कोर्ट। उनको मानना पड़ेगा, ठीक है जी, मानना पड़ेगा, बट ऑब्लिगेशन जो है वो प्राइमरली किसकी है, वो है एओ की। ठीक है जी, ये जो सर्कुलर्स हैं उनकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन जो है वो किन की है, असेसिंग ऑफिसर्स की है। ठीक है जी, और कहते हैं जो सर्कुलर इशू किए जाते हैं सीबीडीटी द्वारा, वो कभी भी प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं हो सकते जो एक्ट में लिखा है। मतलब अब देखो ना, एक्ट में जो लिखा हुआ है या अमेंडमेंट आई है, अब उसमें कुछ और मेंशन है, आपने जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकाल के डाउट क्लैरिटी करी है, उसमें उसका सेंस ही मतलब ही कुछ और बन रहा है। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सर्कुलर जो जारी हुआ, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, उसमें उसका मतलब ही अलग ही कर दिया, आपने चीज ही अलग कर दी, चेंज ही कर दिया, मतलब वो जो एक्चुअली में प्रोविजन आई थी, अमेंडमेंट आई थी, उसको ही पलट दिया देखा जाए तो। कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पलटने का काम कहाँ पर है, चेंज करने का काम कहाँ पर है, पार्लियामेंट में है। ठीक है जी, पलटने का काम पार्लियामेंट में है, यहाँ पर नहीं है, सर्कुलर में नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो सर्कुलर जो हैं वो गाइडेंस का काम करते हैं, किसके लिए, ऑफिसर्स और असेसीज के लिए, पर बाइंडिंग होगा सिर्फ एओ के ऊपर, कोर्ट के ऊपर और असेसी के ऊपर बाइंड नहीं होगा। ठीक, और सबसे बड़ी बात, ये कभी भी अगेंस्ट नहीं हो सकते, मतलब प्रोविजन से, एक्ट से आगे नहीं चल सकते, आगे नहीं हो सकते, हटके नहीं हो सकते, है ना। डिटेल में समझाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है आप चीज नहीं समझा दो, कोई चीज मतलब अलग। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर किस लिए जारी हो रहे हैं, टू क्लैरिफाई द डाउट्स। डाउट्स क्लियर का मतलब चेंज थोड़ी ना होता है ना। आपने तो उस चीज को क्लियरली समझाने का काम किया है कि भाई ऐसे होता है, आपका काम ये है, आपका काम ये नहीं है कि आप चीज कोई अलग बता दो, है ना। चलिए, ये हो गए हमारे सर्कुलर्स। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अगला आ गया जी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, अब देखिए कोई भी एक्ट है उसके लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होते ही होते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, या आप कंपनी एक्ट पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट अब 2013 है ना। मैं तो पढ़ाता नहीं वैसे, पर पता जरूर है, थोड़ा सा नाम जरूर पता है एटलीस्ट। तो उसके रूल्स होंगे, है ना। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपने पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही कहते हैं गवर्नमेंट इनेक्ट द लॉ इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट, है ना। एक्साइज एक्ट, अब एक्साइज कहाँ रह गया, ठीक है ना, अब एक्साइज नहीं रह गया। उसके बाद वेयर देयर इज ए नीड फॉर द डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे रूल्स और रेगुलेशंस जारी किए जाते हैं। द इनेक्टमेंट इज टू बी डन बाय द ईदर सीबीडीटी और सीबीआईसी, है ना। सीबीडीटी आपको पता है डायरेक्ट टैक्स की क्या करेगी, इनेक्टमेंट करेगी अगर कोई नया उसके लिए एक्ट निकालने की जरूरत है या रूल्स फ्रेम करने की जरूरत है। ठीक है जी, और रूल्स और रेगुलेशंस जो इनेक्ट की गए हैं सीबीडीटी ने या सीबीआईसी ने, ठीक है जी, जो जैसे कि इनकम टैक्स रूल्स हो गए 1962, सेनेट रूल अब ये नहीं है ना, ये पुराने हुआ करते थे सेंट्रल, ये एक्चुअली में एक्साइज में हुआ करते थे। ठीक है, नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, जो ये सब है, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ये सब के सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट होते हैं। ये सब के सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, आपको बढ़िया से बताता हूँ। देखिए कई बारी क्या होता है कि कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं जो केस केस लॉ लगते हैं, जो क्या है एक्चुअली में एक्ट में मेंशन नहीं थी जो चीज, उससे अलग मतलब स्कोप उसको
जो एक्ट है उसको कवर नहीं कर पाया उस चीज को, उसके लिए केस लगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो केस जब लगा, उसका एक्चुअली में जज ने डिसीजन अलग दे दिया, जो एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं था। ठीक है जी, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी मजेदार पुरानी केस स्टडी है। क्या हुआ, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को बाहर भेजा अपने ऑफिस कंपनी के काम से। ठीक है जी, रास्ते में डाकुओं ने उस डायरेक्टर को, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ठीक है जी, ये एक्चुअली में केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, जो एक्चुअल में केस स्टडी हो चुकी है। क्या हुआ जी, कंपनी ने डायरेक्टर को बाहर भेजा, रास्ते में उस डायरेक्टर को किडनैप कर लिया गया। ठीक है जी, कंपनी ने डायरेक्टर को बाहर भेजा, डायरेक्टर को रास्ते में डाकुओं ने किडनैप कर लिया। उन्होंने फिरौती की रकम मांगी। कंपनी ने कोशिश करी पुलिस के थ्रू उसको छुड़वाने की, डायरेक्टर को छुड़वाने की, पर छुड़ा नहीं पाए। फिर मजबूरी में कंपनी को फिरौती की अमाउंट देनी पड़ी डायरेक्टर को छुड़वाने के लिए। ठीक है जी, डायरेक्टर छूट गया। अब जो फिरौती की रकम दी कंपनी ने डाकुओं को, उस रकम को कंपनी ने एज एन एक्सपेंडिचर किताबों में दिखा दिया। ठीक है जी, एज एन एक्सपेंडिचर किताबों में दिखा दिया। अब क्या हुआ जी, जो एक्सपेंडिचर था वो डिपार्टमेंट ने जब रिटर्न की असेसमेंट करी, उन्होंने कैंसिल कर दी कि भाई ये खर्चा तो इलीगल खर्चा है ना। डाकुओं ने रसीद दी होगी क्या, डाकुओं ने या पेमेंट चेक के थ्रू करी होगी, कंपनी ने नहीं करी होगी ना, है ना, ना रसीद है ना कुछ है। हाँ, आपके पास ये जरूर प्रूफ है कि हाँ भाई ये देखो लीगल कार्रवाई हमने करी थी, पर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, पैसे देने पड़े, है ना। तो कंपनी अपनी जगह पे ठीक थी, कंपनी अपनी जगह पे ठीक है, डिपार्टमेंट अपनी जगह पे ठीक था, भाई ऐसी तो कोई प्रोविजन लिखी नहीं कहीं पर। तो उसके ऊपर क्या हुआ, क्लियर डिसीजन आया। फिर आगे अब ऐसा कुछ उसके बाद होता है तो उस डिसीजन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसे ही बहुत सारे समय समय पर डिसीजंस आते रहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। तो उन जो क्या है, हटके हैं, जो चीज हटके है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। एक प्रोफेशनल ने क्या किया, आप कोई भी मान लीजिए, सीए मान लीजिए, सीएस मान लीजिए, डॉक्टर मान लीजिए, इंजीनियर मान लीजिए, उसने क्या किया, उसने एक हार्ट का ऑपरेशन करवाया। हार्ट का ऑपरेशन करवाया, उसके लिए उसके 2-4 लाख रुपए, जो भी 5 लाख 10 लाख जो भी लगा, उसने अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया। ये भी कहानी नहीं है, केस स्टडी बता रहा हूँ। अब उसने क्या किया, क्लेम कर लिया एज एन एक्सपेंडिचर। तो उसने कहा कि भाई ये जो खर्चा है, डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, इसको भी डिसअलाउड कर दिया। मतलब कहते हैं डिसअलाउड का मतलब यहाँ पे होता है, आगे जाके पीजीबीपी चैप्टर में आपको पता लग जाएगा कि भाई इस खर्चे को हम खर्चा नहीं मानते, ये खर्चा नहीं है। मतलब उन्होंने उठा के डिसअलाउड कर दिया, पटक दिया कि हम नहीं मानते खर्चा है इसको। तो सेसी ने क्या किया, अपील कर दी। ठीक है जी, असेसमेंट, अब केस चला गया। ठीक है जी, तो फाइनली डिसीजन निकल के आया कि भाई ये एक्चुअली में, अब यहाँ पर भी अलग चीज़ थी। उसने प्रोफेशनल ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि भाई मैं देखो जी प्रोफेशनल हूँ, अब मैं जो एज एन इंडिविजुअल हूँ, ठीक है जी, मैं ही अपनी कंपनी अपने बिजनेस के लिए एसेट हूँ, एसेट का काम करता हूँ। ठीक है जी, तो एसेट का काम करता हूँ, तो जो मैंने पैसा खर्च किया है अपने, देखा जाए तो बिजनेस के एसेट्स के लिए किया है, मेंटेनेंस के लिए किया है, तो ये
ऑपरेशन करवाने से मेरी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है, तो ये जो खर्चा है इसके लिए मुझे डिडक्शन मतलब एक्सपेंडिचर क्लेम की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर अलग से जजमेंट जो आया, डिसीजन जो आया, वो आगे जब भी कुछ ऐसा होगा दोबारा कोई होगा तो उसी जजमेंट का सहारा लेके आंसर, जैसे आपने, हाँ एक आसान एग्जांपल बताता हूँ। आपने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन सुना होगा, पार्टनरशिप में एक डिसोल्यूशन का चैप्टर +2 में किया होगा। उसमें पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें गार्नर वर्सेस मुरे का रूल लगता है। गार्नर वर्सेस मुरे का रूल लगता है। ये कब लगता है जी? ये लगता है अगर कोई एक पार्टनर, 3 पार्टनर हैं सपोज कीजिए, वन पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, वन पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, तो फिर गार्नर वर्सेस मुरे का रूल लगेगा। ठीक है जी। अब हल्का सा आपको गार्नर वर्सेस मुरे का रूल भी बता देता हूँ जी, क्या होता था। नॉर्मली तो क्या होता है, पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो जो भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी लॉस होगा वो लॉस सभी पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, सभी पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर गार्नर वर्सेस मुरे का रूल लागू हुआ, उसमें क्या कहा गया कि भाई जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, वो जो रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में लेकर आएंगे, फर्म में कैश में लेकर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी आएगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी आएगा, वो कौन बेयर करेगा? वो बेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर। कौन सी रेशियो में? कैपिटल शेयरिंग रेशियो में। अब ये जो डिटेल्ड मैंने बोली है, ये कहीं नहीं लिखी हुई, ये जजमेंट जो आया गार्नर वर्सेस मुरे, है ना, तो उसी को ही, उस जजमेंट को ही रूल का नाम दे दिया गया, है ना, गार्नर वर्सेस मुरे रूल का नाम दे दिया गया कि भाई आज के बाद, जब से भी जब वो केस लगा उसके बाद, कि भाई इस तरीके का कुछ भी सिचुएशन होती है तो ये रूल, ये जजमेंट को फॉलो करते हुए आपको, इसकी उंगली पकड़ते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, समय समय पर जजमेंट देता रहता है ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा हो जाता है, कहते हैं लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लॉ इज द लॉ ऑफ लैंड, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी। बाकी इसके बारे में ज़्यादा आपको ना, जब लॉ करोगे तो आपको सर डिटेल में बता देंगे, यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा हमें नीड नहीं है। ठीक है जी। ये हो गए हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में। अब रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, मतलब रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में कहाँ दिया गया है। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में कहते हैं इनकम टैक्स शेल बी चार्ज एट द रेट फिक्स फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्लियरली याद रखना, इनकम टैक्स के रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिए गए। कहाँ दिए गए हैं? फाइनेंस एक्ट में, है ना। नॉर्मली हम लोग तुक्का मारते हैं ठा करके, इनकम टैक्स के रेट कहाँ दिए हैं यार, इनकम टैक्स में ही दिए होंगे और कहाँ दिए होंगे, है ना। तो इनकम टैक्स के रेट जो हैं वो फाइनेंस एक्ट में दिए गए हैं। ठीक, चलिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है जी। इनकम टैक्स के रेट्स कहाँ पे दिए गए हैं कि इनकम टैक्स, इनकम पे जो चार्ज होगा वो कौन से रेट पर होगा, कहाँ मेंशन है? फाइनेंस एक्ट में। अब कहते हैं जो फर्स्ट स्केड्यूल है फाइनेंस एक्ट का, उसमें रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं फर्स्ट स्केड्यूल में। अब फर्स्ट स्केड्यूल के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट स्केड्यूल के 3 पार्ट हैं, 1 2 3। फर्स्ट स्केड्यूल के 3 पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में क्या बताया गया है? टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू द इनकम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेसी फॉर द असेसमेंट ईयर।
कि अलग अलग असेसीज को, लोगों को किस रेट पर इनकम टैक्स लगेगा। कंपनी को किस रेट पे टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप फर्म को किस रेट पे लगेगा, एलएलपी को किस रेट पे लगेगा, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, है ना, इन सभी लोगों को किस किस रेट पे टैक्स लगेगा। दैट इज मेंशन इन द पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, पार्ट 1 शेड्यूल 1। नंबर 2, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आगे जाके डिटेल बता दूंगा जी, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। रेट ऑफ टीडीएस, पार्ट 1, पार्ट 2 शेड्यूल 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट। पार्ट 3 में क्या बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे काटना है, कितना कितना रेट पे सॉरी काटना है, प्लस एडवांस टैक्स, रेट ऑफ एडवांस टैक्स प्लस टीडीएस ऑन सैलरी, ये पार्ट 3 में बताया गया है। तो कुल मिला के शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कि सभी लोगों को किस रेट पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, किस रेट पर चार्ज किया जाएगा, वो बताया गया है पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट। पार्ट 2 शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट में क्या बताया गया है, टीडीएस के रेट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रेट। ठीक है जी। तीसरे पार्ट, अब टीडीएस प्लीज पूरा चैप्टर है, जब हम करेंगे तो मैं आपको वहां पर अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ पूरा मजे से चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर तीसरा पार्ट जो होता है वो सैलरी के ऊपर टीडीएस क्या होगा प्लस एडवांस टैक्स के रेट क्या होंगे, उस चीज के ऊपर वो पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए रेट्स। अब लास्ट छोटा सा अथॉरिटीज के नाम। इनकम टैक्स में अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं? हम रिवर्स सिचुएशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या है, इंस्पेक्टर्स होते हैं जी, जो सबसे निचले लेवल के अधिकारी होते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वो सबसे नीचे नंबर के, निचले स्तर लेवल के जो मतलब अधिकारी होते हैं वो इंस्पेक्टर्स होते हैं। उसके बाद टीआरओ हो गया, जिसको हम एओ बोल लेते हैं, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ठीक है जी। उसके बाद आगे जी इनकम टैक्स ऑफिसर्स। फिर आ गया आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ACIT, या असिस्टेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हो साथ साथ, है ना, कमिश्नर की जगह पे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। असिस्टेंट के बाद क्या आ गया, डिप्यूटी आ जाएगा, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी। या डिप्टी डायरेक्टर हो गया। डिप्टी के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, है ना। कई बार क्या होता है, मान लो कोई यूनिट बड़ा है तो उसमें एक से ज़्यादा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रखे जाते हैं, तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए। ठीक है जी, ये ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ज्वाइंट के बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आ गए। फिर आ गए जी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और लास्ट में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और देन उसके ऊपर आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, ये कोई अथॉरिटी थोड़ी ना, इनकम टैक्स ये तो बोर्ड है ना, पूरी की पूरी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उनके ऑफिसर्स ये हैं इनकम टैक्स की, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो लोग संभालते हैं काम काज सारा। ठीक है जी। तो ये हमारा छोटा सा बिल्कुल बेसिक चैप्टर था सोर्सेस, जिसमें हमने सोर्सेस पढ़े, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, और जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है जी। और जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं वो कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। ठीक।